नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए एस्मा लगाया गया है। 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है सरकार की ओर से। राज्यपाल ने प्रदेश में एस्मा लगाने की अनुमति दे दी है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है। राज्यपाल ने अनुमति भी दे दी है। तत्काल प्रभाव से लागू एस्मा हड़ताल नहीं हो सकेगी आने वाले 6 महीने में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, किसी भी विभाग के द्वारा, किसी भी मामले पर। अगले 6 महीने में उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ। शैलेश, ये एस्मा क्यों लागू किया गया, इसका प्रमुख कारण क्या है और इसके निहितार्थ क्या हैं? राजेंद्र, देखिए, पिछले साल मार्च से लगातार जिस तरह से कोरोना के चलते हालात बने, तो समय समय पर सरकार की तरफ से एस्मा लागू किया जाता रहा है, क्योंकि अगर इस दौरान हड़ताल होती है तो सेवाएं जो है बाधित होंगी। और यही एक वजह बड़ी मानी जा रही है कि इस समय जो हालात है उनमें एस्मा लागू करना जरूरी लगा, क्योंकि चाहे मेडिकल से जुड़ी सर्विसेज हो, चाहे इसके अलावा अलग अलग निगम है, जैसे नगर निगम की बात की जाए, परिवहन निगम की बात की जाए, ये सारी जो सेवाएं हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं इन परिस्थितियों में। तो इसको ध्यान में रखते हुए एस्मा लगाया गया है कि कहीं पर भी कोई हड़ताल नहीं की जाएगी। और 6 महीने के लिए फिलहाल इसको लागू किया गया है, आदेश जारी कर दिया। जितने भी निगम है, जितने भी सरकारी विभाग है, राज्य सरकार के अधीन जो आते हैं, उनमें इस पर रोक लगाई गई है। और मुख्य वजह, जैसा हमने राजेंद्र पहले भी कहा, कि जो परिस्थितियां इस समय प्रदेश की हैं, एक तरफ कोरोना के हालात, उसके बाद महामारी का दौर चल रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था लागू की गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश। तो 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। राज्यपाल ने प्रदेश में एस्मा लगाने की अनुमति दे दी है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है। अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार की हड़ताल नहीं कर पाएंगे। और अब बात गाजियाबाद की। वहां के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर से पैदल जा रही लड़की से बाइक पर सवार बदमाश मोबाइल लूट ले गए और लूट की ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये देखिए कैसे हुआ ये लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। लड़की जा रही है, देखिए बाइक पर सवार बदमाश मोबाइल छीन ले गए उससे। एक बार फिर से देखिए, पीछे से आए बाइक सवार बदमाश, लड़की बिल्कुल अनजान, हक्की बक्की, कुछ नहीं कर पाई, मोबाइल लूट कर ले गए, हाथ से छीन कर ले गए बाइक पर सवार बदमाश। गाजियाबाद की तस्वीरें, हक्की बक्की लड़की इस घटना के बाद। और मुख्यमंत्री योगी सिद्धार्थनगर पहुंचे। वहां पर उन्होंने कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय जोगिया में टीकाकरण की जानकारी ली। पुलिस लाइन सभागार के जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के साथ अब वो समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। तो सीएम ने सिद्धार्थनगर में कोरोना से जो जंग लड़ी जा रही है उसका जायजा लिया, उसकी समीक्षा की, तैयारियों को देखा। आने वाले दिनों के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। सिद्धार्थनगर पहुंचे आज गोरखपुर से मुख्यमंत्री। अधिकारियों के साथ फिलहाल बैठक कर रहे हैं। प्रयास उनका रहता है कि इसी के साथ वो जनप्रतिनिधियों की बात भी सुने और ठीक उसी वक्त अधिकारियों को उसी बाबत निर्देश दिए जाएं। अगली बड़ी खबर वाराणसी से है। तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। वाराणसी मंडल में बच्चों की भी कोरोना टेस्टिंग होगी। 31 मई से मंडल के हर जिले में बच्चों की कोरोना जांच होगी। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर में यह जांच की जाएगी। 1 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनके सैंपल लिए जाएंगे। वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने इसके आदेश निर्गत कर दिए हैं, जारी कर दिए। 31 मई से यह होगा। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर में जांच होगी। 1 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों की कोरोना जांच होगी। नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ। नीतीश, बच्चों की जांच क्यों होगी? सभी बच्चों की जांच क्यों की जाएगी? तीसरी लहर के बारे में यह अनुमान लगाया जा रहा है। तीसरी लहर कहीं न कहीं बच्चों को प्रभावित कर सकती है, तो वाराणसी मंडल में अब इसकी कहे कि पुनः कह दे कि एक बड़ी तैयारी शुरू हो गई है, ताकि
लहर के आने से पहले पूरी तरह से ये जान लिया जाए कि आखिर बच्चों पर असर कितना है कि नहीं है। ये सारे तथ्य आपको टेस्ट के माध्यम से पता चल जाएंगे और इसी उद्देश्य से वाराणसी के कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया है कि अब वाराणसी सहित जो वाराणसी मंडल में आने वाले जिले हैं, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, इन 4 जिलों में जो भी बच्चे हैं, चाहे वो 1 साल के हों, 1 साल से 18 साल तक के बीच के जो भी बच्चे हैं, सबकी टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग करने से जो रिपोर्ट सामने आएगी उस आधार पर यह जानना आसान होगा कि आगे की तैयारी किस तरह से करनी है, ताकि एकाएक अगर कहीं आंकड़ा बढ़ जाए तो उस वक्त जो परेशानियां पिछले कहे कि दूसरे कोरोना काल में जिस तरह परेशानियां सामने आ गई थी प्रशासन से, वो परेशानियां सामने न आ सके। तो अब आदेश जारी किए जा चुके हैं और इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ठीक है नीतीश, हमारे साथ बने रहिए आप। वाराणसी में यास को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है, आपको ये भी बता दें। बड़ी खबर आपको देते वाराणसी से मिल रही है इस वक्त हमें। यास तूफान को लेकर प्रशासन वहां पर अलर्ट पर है। यास को लेकर पंडित राजन मिश्रा अस्पताल से मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। आईसीयू के मरीज पंडित राजन मिश्रा अस्पताल में ही रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया है। पंडित राजन मिश्रा अस्पताल से जो मरीज आईसीयू के बाहर है उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है और यास को लेकर वाराणसी प्रशासन अलर्ट पर है। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। नीतीश, ये शिफ्टिंग हॉस्पिटल से मरीजों की क्यों की जा रही है, वहां पर ऐसी क्या दिक्कत है? राजन जी, ये शिफ्टिंग, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कहीं भी इस पूरे जो आदेश को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो पंडित राजन मिश्र अस्पताल है वहां पर यास को लेकर कोई खतरा नहीं है, कोई विशेष खतरा नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि जो मरीज आईसीयू के बाहर हैं, जो मरीज जो शिफ्ट किए जा सकते हैं अन्य अस्पतालों में, उनको अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि अगर कोई ऐसी विशेष दिक्कत भी आए तो उस वक्त परेशानियां न हो। इसे लेकर वाराणसी प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि जो मरीज जा सकते हैं उनको अन्य अस्पतालों में शिफ्टिंग की जा रही है। और इसके साथ ही साफ तौर पर वाराणसी प्रशासन के अधिकारियों का ये कहना है कि इस पूरी बात को लेकर पैनिक नहीं है। पैनिक इसलिए नहीं है कि जो भी परिजन है वो ये न समझे कि हमारे मरीज को शिफ्ट किया जाएगा, हमारे मरीज को शिफ्ट किया जाएगा। उन सिर्फ जो मरीज जाने लायक उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा और उस शिफ्टिंग की बात चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश आपका, आपने अंडरलाइन किया महत्वपूर्ण बात को कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो मरीज आसानी से शिफ्ट किए जा सकते हैं उन्हें ही शिफ्ट किया जाएगा। और यास तूफान की आहट से पूरे पूर्वांचल में अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वांचल के कई हिस्सों में मसलन बलिया, गाजीपुर, मऊ भारी बारिश का अलर्ट है और वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र में भी बिजली चमकने के साथ बारिश होगी, ऐसा कहा जा रहा है। वाराणसी में हवाएं चलने लगी हैं। गंगा के किनारे नौका को आपस में बांध दिया गया है और प्रशासनिक टीम की ओर से टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। आफत की आहट मिलने लगी है। जी हाँ, यास तूफान का अब असर दिखने लगा है। हवाएं तेज हो रही हैं और गंगा की लहरों की बात करें तो आपको दिखा रहे हैं, ये गंगा की लहरें पहले से कहीं ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं। नौका गंगा की लहरों के बीच में अटखेलियां करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, ये नौका बंधी हुई नौका है। किनारे पर जो नाविक हैं उन्होंने अपनी नौका को बांधकर उन्हें सुरक्षित कर लिया है और प्रशासनिक तौर पर भी नाविकों को बता दिया गया है कि आप अपनी नौका का संचालन जब तेज हवाएं हों तो न करें। और इसके साथ ही यहाँ पर प्रशासन ने जो टोल फ्री नंबर है उसको जारी किया है कि किसी भी अनहोनी की आशंका मात्र से तत्काल प्रशासन को सूचित करें। प्रशासनिक टीम मदद के लिए जाएगी। इसके अलावा जो किनारे हैं वहां पर एनडीआरएफ और जल पुलिस को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो समितियां हैं उनको सक्रिय कर दिया गया है और साफ तौर पर लोगों से ये अपील की जा रही है कि लोग पुराने घरों में न रहें, जो पेड़ हैं उनके नीचे न रहें। तो अगर मौसम की आशंका की बात करें तो मौसम में कहीं ना कहीं बारिश की आशंका बताई गई है। इसके साथ ही बिजली कड़केगी, तेज हवाएं चलेंगी और लोगों को सतर्क रहना होगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अगली खबर लखनऊ से। 2 फर्जी अधिकारी वहां पर गिरफ्तार कर लिए गए। फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर ये ठगी करते थे। खुद को जीएसटी विभाग का असिस्टेंट कमिश्नर बताते थे ये लोग। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी करते थे। कार पर भारत सरकार लिखवाकर और नीली बत्ती लगाकर मेडिकल फर्म और मेडिकल स्टोर पर ये छापे मारते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद हुए।
रितेश उपाध्याय और अखंड प्रताप लखनऊ में अरेस्ट हुए हैं। बड़े गैंग के 2 सदस्यों को पीजीआई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और वैक्सीन को लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल पूछे हैं। कहा है कि देश की जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की ड्यूटी है। उन्होंने जो कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। The government of India placed in January 2021 when other countries began placing their orders in the summer of 2020. Why did our government export 6 crore vaccines between January and March 2021 while vaccinating only 3.5 crore Indians during the same period of time? The government of India owes the people of India answers. We have to ask them questions and they will have to answer them. Why is India one of the largest manufacturers of vaccines in the world facing a scarcity of vaccines today? Why was the first order of vaccines by the government of India placed in January 2021 when other countries began placing their orders in the summer of 2020? Why did our government export 6 crore vaccines between January and March 2021 while vaccinating only 3.5 crore Indians during the same period of time? The government of India owes the people of India answers. We have to ask them questions. तो प्रियंका गांधी ने कहा कि वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, निर्माता देश है भारत, वहां पर वैक्सीन कैसे कम हो गई और 3.5 करोड़ भारतीयों को एक वक्त में क्यों वैक्सीनेट किया गया जबकि इससे ज्यादा को किया जा सकता था, और सरकार को इसका उत्तर देना होगा। आइए अब झांसी की बात करते हैं। वहां पर शपथ ग्रहण के बाद प्रधान ने गांव में बार बालाओं का डांस कराया। इस दौरान नोटों की बारिश हुई। दरअसल विकासखंड गुरसराय कोतवाली गरौठा के अंतर्गत ग्राम पंचायत नुनार में नवनिर्वाचित प्रधान किरण देवी कौशिक की ओर से शपथ ग्रहण के जश्न में बार बालाओं का डांस कराया गया। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे रहे, रुपयों की बरसात होती रही। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, बार बालाओं का डांस हुआ। शपथ ग्रहण के बाद यह है पंचायत चुनाव के बाद का जश्न, और इसको देखने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठे हुए। झांसी का यह दृश्य शपथ ग्रहण का जश्न ऐसे मनाया गया। इधर झांसी के ही थाना नवाबाद क्षेत्र के कोचा भंवर इलाके में वकील सुरेश कुशवाहा पर गांव के ही लोगों ने पीठ के पीछे से तेजाब से हमला कर दिया। अब पुलिस इस सारे मामले की तफ्तीश में जुटी है। ये मामला भी झांसी का है, तेजाब से हमले का। वकील पर तेजाब से हमला किया गया पीछे से। पुलिस इस मामले की तफ्तीश करने का दावा कर रही है। और बात सीतापुर की। वहां के थाना थानगांव इलाके में आज सुबह एक गन्ने के खेत में 7 साल के बच्चे का शव नग्न अवस्था में मिला। बच्चा अपने पिता के साथ एक तिलक समारोह में आया था। कल रात तिलक चढ़ने के वक्त से ही श्यामलाल का 7 वर्षीय बेटा गायब हो गया। बहुत तलाशने के बाद भी उसका बेटा नहीं मिला, और आज सुबह महिलाओं ने बच्चे का शव देखा तो परिजनों और पुलिस को इस बात की सूचना दी। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन वापस आते हैं। खबर पीलीभीत से है। वहां पर जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों नगरिया, भिखारीपुर सहित कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर जल्दी ही पिचिंग सहित बाढ़ ग्रसित इलाकों में पीडब्ल्यूडी और बाढ़ एवं सिंचाई विभाग को निर्देशित किया है। कई जगहों पर बाढ़ ग्रस्त इलाकों में चल रहे कार्यों में लापरवाही मिलने को लेकर काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। और कोरोना महामारी के चलते जहां पिछले साल भी भारत से हज यात्रा नहीं हो पाई थी, वहीं इस साल भी हज यात्रा पर जाने के लिए बनाए गए सख्त नियमों के चलते भारत के लोगों के लिए हज यात्रा मुमकिन नहीं होगी। सऊदी अरब ने जिन 4 वैक्सीन को हज के लिए मान्यता दी है, उनमें से कोई भी मेरठ में किसी भी व्यक्ति को नहीं लग पाई है, या ये कहें कि देश में वो किसी भी व्यक्ति को नहीं लग पाई। इसके चलते अकीदतमंदों के लिए हज यात्रा नामुमकिन होगी।
साहब, इस बार हज पे जाने के लिए क्या नई शर्तें रखी गई हैं और क्या परेशानी आ रही है यहाँ से? कि बताया जा रहा है कि जो टीके वहाँ पे मांगे गए हैं कि इन टीकों को लगवा के वहाँ पे आया जा सकता है, वो टीके यहाँ उपलब्ध ही नहीं है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ऐसा है कि कोरोना वायरस बीमारी के कारण पिछले साल भी ये हज यात्रा नहीं हो सकी थी और सऊदी अरब की जानिब से बाहर के मुल्कों से बिल्कुल किसी हाजी को नहीं बुलाया गया था। लेकिन इस साल जो इन्होंने ऐलान किया है, उस ऐलान के अंदर ये कहा गया है कि 60,000 के तकरीबन लोग हाजी करेंगे, जिसमें 40-45 हज़ार के करीब बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है। लेकिन उसके अंदर इन्होंने शर्तें रखी हैं और वो शर्त ऐसी है कि जिसकी वजह से कम मेरठ या हिंदुस्तान के लोग जो हैं उसके अंदर हज के अंदर करने में उनके लिए दिक्कत आ रही है। क्योंकि उन्होंने जिन वैक्सीन का जिक्र किया है वो उन्होंने उसमें ख़ास तौर से साफ लिखा कि सऊदी सरकार ने फाइज़र, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना व जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को ही लीगल करार दिया है। जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगाई होगी वही लोग वहाँ जा सकते हैं। और जबकि कि हमारे यहाँ पर ऐसे अकीदतमंदों को हज यात्रा करने जाने का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि मेरठ में जो है कोविशील्ड या कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है। तो इन हालात के अंदर मेरठ या हिंदुस्तान से जो लोग हाजी जाना चाहते हैं या जाने का, उनके लिए दिक्कत पैदा हो रही है। इसलिए क्योंकि ये मसला फॉरेन कंट्री का, सऊदीया का है, इसलिए हमारी ऑल इंडिया हज कमेटी की मार्फत हमारी इस बात की अपील है कि वो हमारी ऑल इंडिया हज कमेटी के जो जिम्मेदार हैं, मंत्री जो हैं, वो इस बात का, वो सऊदीया हुकूमत से इस बात का रब्ता करें। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर इस आदेश को समझा जाए तो कोई भी भारतीय हज यात्रा पर नहीं जा सकेगा इस वर्ष। बहरहाल इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।